चलो चलते हैं कि संकल्पना से आगे बढ़ते हुए, चलो बढ़ते हैं कि संकल्पना के साथ हम आज एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो इसी डेट विशेष के लिए हमने प्लान किया हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ये उस दिन हो नहीं पाया। कारण यही था कि थकान वगैरह भी बहुत हो गई थी और बहुत सारे लोगों का फ़ोन इतना आया, उसकी वजह से फिर बहुत सारी ब्रेन में समस्याएं भी आ गई। तो उसी कंटिन्यूटी में चलो बढ़ते हैं कि संकल्पना के साथ हम लोग आज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से बात करेंगे। कई जगह से इसको कलेक्शन किया हुआ है और मैं जब वहाँ से निकल रहा था रास्ते से लेकर यहाँ तक बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और कहा कि सर हम तो रास्ते में हैं, हम मिलना चाहते हैं, आपको 5 बजे तक रुकना चाहिए था। और कुछ इंटरनल लोग थे हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के फैकल्टी मेंबर, पटना ट्रेनिंग कॉलेज के फैकल्टी मेंबर, उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांसेस था कि तो मैंने बहुत टफ डिसीजन लिया और उसके लेने के पीछे बहुत मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि मैं इस दिन विशेष पे हाईजैक नहीं होना चाहता था। और उसमें बहुत सारे लोग जो रास्ते में थे उनको लौटना पड़ा, उसमें हमारी बेटी को भी लौटना पड़ा। वो भी सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो केक वगैरह लेके, फूल वगैरह लेके रास्ते में पहुंच रही थी, तो फिर उसको भी लौट के आना पड़ा जैसे ही हमने फ़ोन किया कि हम निकल गए हैं। ये एक बहुत कठिन क्षण था मेरे लिए और इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ। जो लोग गौर से इस तथ्य पे सोचेंगे उनको मेरा डिसीजन जस्टिफाइड लगेगा। और गिफ्ट वगैरह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गिफ्ट की संकल्पना मैं पिछले अपने भाषण में व्यक्त कर ही चुका हूँ कि मेरे स्टूडेंट यदि कुछ अचीव कर लेते हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। आप सब कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। मानव संपदा के निर्माण के क्रम में आपके निर्माण में मेरा जितना अंशदान हुआ वह उसका प्रकटीकरण ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और फिर गिफ्ट वगैरह का क्या करना है, किन चीज़ों को कहाँ रखना है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी बेटी ने कुछ बना के एक फूल वो लेके आई थी कि मेरी बेटी ने बनाया है। अब उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में एक अतिरिक्त ऊर्जा मेरी खर्च होगी, क्योंकि वैसे जैसे तैसे तो उसको मैं रख नहीं सकता। और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओकेजन पे प्रेजेंट किए गए रिटर्न में। और ये इसलिए भी नहीं करना है कि यदि ऐसा करें तो सब लोग कुछ लाते रहेंगे, तो मैं उन चीज़ों को कैसे रखूँगा। सामान की व्यवस्था करना, घर की व्यवस्था करना, किताबों की व्यवस्था करना और फिर स्वयं को भी व्यवस्थित करना, इन सारे चैलेंजों के बीच में ये जो मेरा डिसीजन था वो आपको थोड़ा-सा दुखी करने वाला रहा होगा, लेकिन हमारी अपनी कोशिश ये थी कि सब कुछ ठीक रहे, आप दुखी भी ना हों। और मेरी भावना के व्यक्त हो जाने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ अ, दुख होगा। यदि किसी को है तो पहले ही कह चुका हूँ कि आई फील सॉरी फॉर दिस सेम। द इम्पोर्टेंट concept is that in formal way, after completion of my formal job in the Patna University, now I am going to start the first lecture। और इसको आप यदि आप शब्द हम बहुत इंजॉय नहीं करते हैं, फेयरवेल और लाइक दैट, आप मान सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ फेयरवेल लेक्चर। सो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। और मेरे पुराने स्टूडेंट 2016 ऑनवर्ड्स, उसमें भी आप यूट्यूब पे देखेंगे पुराने वाले चैनल पे कई सारे ऐसे लेक्चर हैं जिसमें हमने स्टूडेंट के बैच को फेयरवेल देने में लेक्चर किया है। तो मैं ऐसे ही करना भी चाहता था। यदि मेरे स्टूडेंट्स रहते तो मैं लास्ट लेक्चर करने के बाद गाड़ी पे बैठना चाहता था। वो सब हो नहीं सका, तो उसी कड़ी में हमने यहाँ प्लान किया था कि आज ये करेंगे। उस दिन ना हो सका क्योंकि थकान वगैरह की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी बात। इसीलिए ये हमने आज प्लान किया कि इसको अब आगे बढ़ा के नई यात्रा पॉजिटिविटी के साथ
की जाए। आप लोग सब लोगों का फीडबैक मिला, आप लोग सब लोगों का मैसेज मिला, सब कुछ हमने बहुत शिद्दत से महसूस किया और खुद को गतिशील रखने की प्रेरणा आप सब लोगों ने हमको दी। उसका सम्मान रखते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड शुरू से ही रहा है कि इस टॉपिक पे लेक्चर कीजिए। इस तरह के और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उस पर मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। सो difference between qualitative and quantitative research we shall be discussing, but before that firstly we shall outline the lecture. So let us outline the lecture. So difference between qualitative and quantitative research. Firstly we shall discuss about the paradigm, because both qualitative and quantitative research is governed by parameter. इसकी चर्चा करेंगे। फिर बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली नेचर ऑफ डाटा, देन कंटैक्ट बिटवीन रिसर्चर एंड सब्जेक्ट, मतलब क्या क्लोज कंटैक्ट है या दूर का कंटैक्ट है। देन थ्योरी एंड रिसर्च रिलेशनशिप, मतलब कोई थ्योरी है उससे रिसर्च का रिलेशनशिप क्या है, क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव का। Then nature of procedure, hypothesis, statistical implications, sampling technique, generalizability, research design, number of methods, मतलब कि इसमें कितने मेथड्स हैं। गवर्निंग पैराडाइम्स, यहाँ से तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था। नेचर ऑफ चैप्टराइजेशन, research tool, application, cause and effect relationship, nature of questions in questionnaire and tool, nature of data collection form, goal, when to use, मतलब कब किसका उपयोग हो, nature of approach, number of respondents, overall nature, and last nature of reasoning. So based upon all these 22 parameters, we shall be learning the difference between qualitative and quantitative research. So we have concluded this slide show or outlining the lecture. So इमोशन को पीछे छोड़ते हुए कर्म पथ पे आगे बढ़ते हुए अपनी ही एक कविता की पंक्ति को याद करते हुए, हे कर्म पथ रोको न रथ, हे कर्म पथ रोको न रथ। आप लोगों की संवेदनाओं के साथ, आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ, आप लोगों की अपेक्षाओं के साथ, लेट अस स्टार्ट द न्यू जर्नी विद द लेक्चर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो रिसर्च इज़ गवर्न बाय रिसर्च पैराडाइम, और इसके लिए आप रिसर्च पैराडाइम पे मैंने एक कंप्लीट पेपर और उस पेपर से रिलेटेड जिस्ट पर एक लंबी सीरीज़ लेक्चर की है। यदि आप ज़्यादा जानना चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तथ्य यही कि रिसर्च का जो मेथड है उसका गवर्निंग एस्पेक्ट रिसर्च पैराडाइम से तय होता है। In modern world, after the advent of positivist paradigm, through the famous sociologist Auguste Comte, a new approach of research emerged. अगस्त कामते सोशियोलॉजी के आदमी थे, लेकिन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को उन्होंने इन्वेंट किया। और जब पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इमर्ज किया तो एक नया रिसर्च का आयाम खुला। एज अगेंस्ट द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम देयर इमर्ज्ड एंटी-पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इन डिफरेंट नेम, इंटरप्रेटिविस्ट, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे नाम उस वाले लेक्चर में हैं जिसको हमने रेफर बैक किया है। तो जब पॉजिटिविस्ट पैराडाइम आया, और ये आपको एमएड के किसी सेमेस्टर में पढ़ना भी है, जहाँ आप पढ़ते हैं कई लोगों को, कई सोशियोलॉजिस्ट हैं
उन लोगों को पढ़ते हैं उसके माध्यम से, तो आपको ये पता चलता है। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम आया और उसके विरोध में फिर एंटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम भी आया। और हमने अपने लेक्चर में कहा है कि ये दोनों पैराडाइम मिलके ऑलमोस्ट 360 डिग्री को कवर करते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ आप देख सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर गाइडेड बाय इंटरप्रेटिविस्ट एंड पॉजिटिविस्ट पैराडाइम रेस्पेक्टिवली। मतलब यदि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव इंटरप्रेटिविस्ट मतलब एंटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से गवर्न होता है, और ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से गवर्न होता है। Slide is very much there, you can go through it. At times they are also used in research paradigm, qualitative paradigm and quantitative paradigm। मतलब ये है कि क्वालिटेटिव पैराडाइम को इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम मानते हुए इस शब्द का भी इस्तेमाल यूज किया जाता है, और इसका भी दृष्टांत हमने वहाँ दिया है कि एट टाइम्स क्वालिटेटिव research paradigm instead of research method is also being used for interpretivist and quantitative for positivist. So qualitative research usually works around qualitative data, whereas quantitative research around quantitative data। मतलब ये भी है, लेकिन ये जनरलाइजेशन नहीं है, but it is roundabout distinction which is very far from the generalization of the statement। Usually qualitative data से ही हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा से क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अमूमन छोटा मोटा डिफरेंस कर सकते हैं, क्रूड टाइप का स्टेटमेंट ही आप इसको कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं इज ए मेजर कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च एज एक्शन वर्सेस फंडामेंटल, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एंड एक्सप्लानेटरी वर्सेस डिस्क्रिप्टिव एक्सेट्रा। मतलब यदि रिसर्च के टाइप को दोनों तरफ, जैसे हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहा, इस तरह का क्लासिफिकेशन और डिस्टिंक्शंस और भी है, जैसे फंडामेंटल, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लानेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड मेनी मोर। यदि आप मेनी मोर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आप मेरे एक्शन रिसर्च वाले लेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स में उसको खोज सकते हैं। वो भी बहुत एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, उसमें बहुत सारे तथ्य डाले हुए हैं। कहना ये है कि जो रिसर्च का क्लासिफिकेशन है उसमें क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव की तरह के और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव और फंडामेंटल वर्सेस एक्शन ये दो मेजर टाइप्स हैं। बाकी जो टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये भी है, लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है, डिस्टिंक्शन है, वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्शन और फंडामेंटल के टर्म में है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था इस लेक्चर के क्रम में, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाउ वी शैल बी डिफरेंशिएटिंग as you have seen through the slide show that based upon certain parameters we shall discuss। तो पहला आपका जो है, यहां से हम शुरू करेंगे, in nature of data। Qualitative research demands rich and deep data, whether it is for ethnographic or historical research। The data's nature needs to be rich and deep so that some conclusions could be drawn। Data is usually qualitative। मतलब डीप और रिच, मतलब जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित पूरा जितना अवेलेबल तथ्य यदि आप देख लें, देन इट इज बेटर। इन वन लाइन कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डाटा का नेचर होता है वो क्वालिटेटिव होता है, रिच होता है,
और डीप होता है। जैसे इथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करते हैं, किसी कल्चर के पार्ट को स्टडी करने में पूरा का पूरा उनका जो कल्चर का पार्ट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसको उस पर स्टडी करते हैं। तो इसकी तरफ इशारा है। द नेचर ऑफ डाटा इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रिगरस एंड रिलायबल। डाटा इज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब ये रिग्रेस होना चाहिए और क्वांटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। पिन पॉइंटेड डाटा चाहिए और बहुत डीप होने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटेटिव होगा। तो इस तरह से इनमें जो एक डिफरेंस है वो नेचर ऑफ डाटा के आधार पर है। दूसरा, ये कंटैक्ट जो सब्जेक्ट मतलब जिस पे आप डाटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्चर के बीच का है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिमांड्स मोर क्लोज कंटैक्ट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रिसर्चर। जैसे अभी हमने इथनोग्राफिक रिसर्च की बात की, यदि वो आप करते हैं तो जिस समुदाय पे करते हैं, जिनके कल्चर के बात करते हैं, जिनके एजुकेशनल पैटर्न की बात करते हैं, उनके बीच रह के आपको करना पड़ेगा। इथनोग्राफिक स्टडी डिमांड्स मोर पार्टिकुलर इन डेप्थ शेयरिंग। मतलब जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च कर रहा है उनके बीच की दूरी न के बराबर होनी चाहिए और काफ़ी दिनों तक इन लोगों से इंटरेक्शन करने की सुविधा होनी चाहिए। तो जो कंटैक्ट है वो वेरी क्लोज है रिसर्चर और सब्जेक्ट का। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च समटाइम्स डाटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू पोस्टल क्वेश्चनर सर्वे। मतलब आप आजकल तो देख रहे हैं कि आप डाटा बहुत मंगाते हैं सर्वे के थ्रू, आपने डाल दिया, अपना फॉर्म भर के भेज दिया, तो उसमें कंटैक्ट कहाँ है। सो द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑल्सो रिक्वायर्स सिंपल ऑब्जर्वेशन। देखते हैं कि क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट कैसे हो रहा है। एंड सो क्वांटिटेटिव रिसर्च नीड्स कंपैरेटिवली लेस क्लोज कंटैक्ट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रिसर्चर टू ऑब्टेन डाटा। उसमें आवश्यक है कि डाटा में कंटैक्ट क्लोज होना चाहिए सब्जेक्ट से रिसर्चर का। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पोस्टल सर्वे के माध्यम से भी और डिफरेंट और भी मेथड्स के माध्यम से बहुत क्लोज हुए भी डाटा को ऑब्टेन किया जा सकता है। तीसरा एस्पेक्ट है हमारा थ्योरी एंड रिसर्च रिलेशनशिप। मतलब एक पहले की बनी बनाई थ्योरी या फिर थ्योरी एस्टेब्लिश करना, इस टर्म में आप इसको समझें। In qualitative research, most of the time, the idea of using theory as a prosecutor to an investigation is rejected. कोई थ्योरी को ध्यान में रख के रिसर्च नहीं होता है, थ्योरी निर्माण के लिए रिसर्च होता है। थ्योरी में नॉट रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट्स व्यू अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब किसी थ्योरी को टेस्ट करने के क्रम में इशारा इधर हम ज़्यादा क्लियर कर दें तो ये कह दें कि किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के क्रम में कि इसमें ऐसा होता है कि नहीं, कि जानने के लिए जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं, उस तरफ इशारा है। सो थ्योरी और रिसर्च के रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि नहीं, ये पहले से डिफाइंड कोई थ्योरी के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं करते हैं। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स आर the starting point for investigation carried out within its framework। मतलब क्या कर रहे हैं आपका अनुमान था, उसके आधार पे आपने हाइपोथेसाइज किया, उस हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के क्रम में आपने काम शुरू किया। सो देयर इज ए थ्योरी एंड बेस्ड अपॉन द थ्योरी यू कलेक्ट द डाटा टू प्रूफ और डिसप्रूफ द थ्योरी। हालांकि प्रूफ डिसप्रूफ यहाँ ठीक नहीं है, मतलब ठीक, अब उसको जो भी आप वर्ड देना चाहे दे दें, लेकिन थ्योरी को लेके चलते हैं और उस थ्योरी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है रिसर्चर कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। और इसके उलट क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी थ्योरी को लेकर हम लोग नहीं चलते हैं। सो उसमें कोई एडवांस थ्योरी नहीं होती है, इसमें कोई थ्योरी होती है जिसको हम लोग प्रूफ और डिसप्रूफ करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ प्रोसीड्यूर। मतलब कैसे आप रिसर्च करते हैं उसकी तरफ इशारा है। क्वालिटेटिव रिसर्च एडॉप्ट्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल प्रोसीड्यूर टू वर्क ऑन विच इज एक्सप्लोरेटिव इन नेचर। मतलब उसमें प्रोसीड्यूर बहुत फिक्स्ड नहीं है, बहुत रिजिडिटी नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और मैं कहता भी हूँ कई बार कि क्वालिटेटिव रिसर्च का
सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो प्रोसीड्योर है वो फ्लेक्सिबल है। इसके उलट क्वांटिटेटिव रिसर्च, मोर पार्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल मेथड, एडॉप्ट्स रिगरस एंड रिजिड वर्किंग प्रोसीड्योर। दूसरे भी हैं, कोरिलेशनल में भी है, सर्वे में भी है, कैजी एक्सपेरिमेंटल भी तो एक्सपेरिमेंटल का पार्ट ही है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, और ये हमको एश्योर करना पड़ता है कि जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, जो चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का है, दूसरे किसी कारण से नहीं है। तो कितनी रिजिडिटी है उसमें। सो प्रोसीड्योर इज वेरी डिफाइंड, रिजिड एंड मतलब more reliable and rigorous you can say. हाइपोथेसिस आप लोग जानते हैं कि हाइपोथेसिस हम लोग कब बनाते हैं? जब टेस्ट करना। क्वालिटेटिव रिसर्च डज नॉट डिमांड द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन मोस्ट ऑफ द टाइम एज इट्स वर्किंग एरियाज डज नॉट नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्ट करके हम मतलब वही कहना कि थ्योरी को लेके चलते हैं और उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं ये होगा कि नहीं हुआ, और उस क्रम में हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे अब हिस्टोरिकल रिसर्च है, उसमें क्या हाइपोथेसिस बनेगा? नहीं बनता है। इथनोग्राफिक में भी बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में, और एक जो बहुत अच्छा लेक्चर हमने एक आदमी का, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आई हैव गॉन थ्रू इन माय लाइफ, उसमें से एक लेक्चर था जो जामिया के एक रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम में हमने, नाम तो उनका भूल गया था, SS श्रीवास्तव या ऐसे ही करके नाम था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो उनका एक स्टेटमेंट अभी भी हमको याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में इन बिटवीन कुछ भी चेंज किया जा सकता है। मतलब जो चीज़ आप करने के क्रम में टॉपिक स्टार्ट किए, उस टॉपिक में भी चेंज किया जा सकता है। अब उनकी बात को हमने कोट किया है, इसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अनुभव अपना सुनाया था इंग्लैंड के रिसर्च का और आदि। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस का होना जरूरी नहीं है, यदि होता भी है तो उसमें उतना महत्व नहीं है जितना क्वांटिटेटिव रिसर्च में है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डज नॉट मूव विदाउट द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इन एडवांस। और तो आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को, खास के एक्सपेरिमेंटल वगैरह। इट्स वर्किंग एरिया मूव्स अराउंड हाइपोथेसिस एंड देयर टेस्टिंग। थ्योरी लेके चलते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, संकल्पना लेके चलते हैं, और फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इनके इसमें तो हाइपोथेसिस वेल बिफोर द बिगिनिंग होना ही चाहिए। स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन के आधार पर यदि हम डिफरेंस देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च आइदर डज नॉट नीड द इम्प्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट और नीड सम सिंपल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो भी स्टैटिस्टिक्स का टाइप आप जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वह स्टैटिस्टिक्स है जिसके एप्लीकेशन से आप बियॉन्ड द ग्रुप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो जब करते भी हैं तो उसी का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, अदरवाइज हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल है, उसमें नहीं करते हैं। इथनोग्राफी में भी उस तरह के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ सकती है, परसेंटेज वगैरह छोटा मोटा इसकी ज़रूरत पड़ती है। ग्राउंडेड थ्योरी में आपको पढ़ सकती है, फिर भी उतना ज़्यादा ये स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसा क्वांटिटेटिव में है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज एवरी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली पैरामेट्रिक एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये ज़्यादा पावरफुल टूल है। एक क्लासिफिकेशन है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, दूसरा है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैरामेट्रिक और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस पे भी एक लेक्चर मेरा डाला हुआ है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और डिस्क्रिप्टिव और ये इन्फरेंशियल। तो ये कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और पैरामेट्रिक और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज
every type of statistical treatment and more specifically parametric and inferential statistics, as hypothesis testing is the major working area of this research, which is not possible without educational implications. Next हमारा है सैम्पलिंग टेक्निक. तो क्वालिटेटिव रिसर्च डज नॉट रिक्वायर सैम्पलिंग एंड इफ नीड्स इट इम्प्लाइज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. अमूमन नहीं सैम्पलिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है, क्योंकि सैम्पलिंग से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं. यहाँ कोई एस्टिमेशन का कंसेप्ट ही नहीं. तो जहाँ एस्टिमेशन का कंसेप्ट नहीं है वहाँ ना सैम्पलिंग का कंसेप्ट है ना हाइपोथेसिस का कंसेप्ट है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और वो उसमें कुछ उसके नियम भी बनाए हैं रिसर्चर ने, स्टैटिस्टिशियन ने, कि ये नहीं करते हैं तो ये करेंगे तभी ये करेंगे. जिसको ज़्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम फॉलो करता है, मतलब पॉजिटिविस्ट पैराडाइम फॉलो करता है, तो रिजिडिटी उसमें ज़्यादा है. इसलिए सैम्पलिंग टेक्निक उसमें प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की मदद से ही आप जनरलाइजेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेबिलिटी. उसी वही बात जो मैं कह रहा था आ गया. जनरलाइजेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटिव एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम उसका जो प्रोसीड्योर है वो वहाँ तक कहता ही नहीं है जनरलाइजेबिलिटी तक. मेजर फोकस क्वांटिटेटिव रिसर्च का जनरलाइजेबिलिटी पर है. So most of the time quantitative research allows generalizability due to its rigid and defined nature and procedure. तो generalizability यदि आपको तक पहुंचना है, ऐसा कॉज है तो ऐसा ही इफेक्ट होगा, यदि जैसा काम करना है, तो इसके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च. रिसर्च डिज़ाइन को एक पैटर्न मानिए, क्योंकि बिना डिज़ाइन के तो रिसर्च होगा नहीं. कुछ ना कुछ तो प्लान बनाएंगे ना आप. जैसे आप यहाँ से यदि किसी स्टेशन पे जाते हैं घूमने, तो उसका प्लान बनाएंगे ना. तो रिसर्च में कुछ भी करने के लिए कुछ तो प्लान बनाएंगे. तो उस दृष्टि से रिसर्च डिज़ाइन का कंसेप्ट, और एक जो रिजिड कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना है, मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखना है, किसको मैनिपुलेट करना है, आदि आदि डिफाइंड है. तो दोनों डिज़ाइन में डिफरेंस है. इस सेंस में डिज़ाइन का यह इस्तेमाल है. सो रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर यदि हम डिफरेंस करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज डिज़ाइन ओनली एज इट्स वर्किंग प्रोसीड्योर, वही जो हमने कहा, विच मे नॉट बी सो डिफाइंड, इट डज नॉट इम्प्लाई रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन की जो संकल्पना है ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखने का, उसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता है. क्वांटिटेटिव मेथड, मोर पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल मेथड, इम्प्लाइज रिसर्च डिज़ाइन, as the quantitative method adopts a rigid and defined working style, it implies design more particularly. और बहुत सारा जो डिज़ाइन का कंसेप्ट है वो मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए है. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सब मिलजुल के उनकी एक अपनी, कह सकते हैं कि वर्किंग पैटर्न की लॉबी है. 2 वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया, तो बढ़ते चला जाता है. 2 वे 3 वे वगैरह का जो कंसेप्ट है. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ही जो तथाकथित रिसर्च डिज़ाइन है उसकी हम लोग संकल्पना मानते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में इतना ही, एक वर्किंग पैटर्न तो होगा ही ना, एक वर्किंग प्रोसीड्योर तो होगा ही ना, तो वो भी एक डिज़ाइन है, लेकिन वो रिसर्च डिज़ाइन नहीं है. नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेथड्स. क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ मोर नंबर ऑफ मेथड्स. कई की हमने चर्चा कर दी, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, बायोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी एंड मेनी मोर. इसमें भी ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिएगा. तो जहाँ हमने कंपेयर किया है इंटरप्रेटिविस्ट एंड पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, उसमें मेथड के आधार पे भी डिफरेंस किया है, और सारे में मेथड डाला है कि कौन मेथड किससे है, तो वहाँ से भी आप इसको पिक कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च है मोर पार्टिकुलरली ओनली 2 मेथड्स, experimental and correlational, followed by survey, which is also considered the part of qualitative research methods. कई जगह लोग ये भी काम क्लेम करते हैं कि सर्वे मेथड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो सर्वे का इस्तेमाल हम लोग क्वांटिटेटिव की तरह भी करते हैं. तो दो पर्टिकुलरली मेथड ही क्वांटिटेटिव रिसर्च के पार्ट हैं,
सर्वे को भी यदि आप डाल दीजिए तो तीसरा हो गया, और फिर नो नीड टू से कैजी एक्सपेरिमेंटल इज ऑल्सो देयर, क्योंकि कैजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल में इतना ही डिफरेंस है कि आप रैंडमनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं तो वो कैजी एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गवर्निंग पैराडाइम। यहाँ से तो हम लोगों ने स्टार्ट भी किया है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज बीइंग गवर्न्ड बाय इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम। पूरी आज़ादी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। मैं जब पढ़ाता हूँ तो कहता है ये ऐसी मदर है कि बच्चा खाया हो नहाया हो कुछ नहीं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च, पूजा पाठ करो, नहाओ, इसी समय आओ, तभी टेबल पे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये गवर्निंग पैराडाइम। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बीइंग गवर्न्ड बाय इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इज बीइंग गवर्न्ड बाय पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। ये तो शुरू में ही हमने स्टार्ट किया। नेचर ऑफ चैप्टराइजेशन। क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च डज नॉट बिलीव, रादर कैन नॉट फिक्स इन एनी फिक्स्ड नंबर और टाइप ऑफ चैप्टर। मतलब वही उसका फिक्स नहीं है, आप गांधी पे काम कर रहे हैं, आप किसी ट्राइबल के कल्चरल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप गनरेट थ्योरी पे कोई काम कर रहे हैं, आप फेनोमेनोलॉजी पे कोई काम कर रहे हैं, तो उसका चैप्टर फिक्स नहीं होगा। बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव टू। और उसमें चैप्टराइजेशन करना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि यदि चैप्टराइजेशन आपने कर लिया तो आपकी वेल बिगनिंग शुरू हो गई। चैप्टराइजेशन के आधार पे आपको लिखना है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है कि 3 ही होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे ही होंगे। बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूजुअली it contains 5 chapters as introduction, review of related literature, design of research, analysis and interpretation of data, and findings and conclusions। ये हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में 5 ही का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अपना आप कम अधिक करते हैं। एक तो कम इसलिए हो सकता है कि रिव्यू यदि कम है तो उसको इंट्रोडक्शन का पार्ट भी लोग बना देते हैं, तो 4 चैप्टर भी हो सकता है। या कहीं कहीं लोग वो जो 5वां पार्ट है और चौथा पार्ट है उसको मिला के कुछ दूसरा और करते हैं, तो नाम देते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग जिस गुरुकुल सिस्टम से आए हैं, हम लोग 5 ही चैप्टर मानते हैं। अब चौथा यदि घट जाए, रिव्यू कम हो, तो आप रिव्यू को फर्स्ट चैप्टर में डाल दीजिए, या फिर एक और जोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम 6 तक भी लोग पहुंचाते हैं, लेकिन यूजुअली 5। रिसर्च टूल एप्लीकेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज टूल लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इथनोग्राफी, फोकस ग्रुप, ओपन एंडेड क्वेश्चनायर टू कलेक्ट डाटा। मतलब उनमें बहुत सारा मेथड है डाटा कलेक्शन का। क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली इम्प्लाइज एक्सपेरिमेंट्स, सर्वे, टेस्ट, स्टैंडर्डाइज स्केल विच इज़ हार्ड, रिजिड, रिलायबल एंड वैलिड। तो दोनों के रिसर्च टूल एप्लीकेशन में भी डिफरेंसेस है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप याद कीजिए। एक मेथड जो भी आपने पढ़ा कि घटना घट चुकी है, एक्स पोस्ट फैक्टो, और फिर एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसकी तरफ है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हैज एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉजेज अगेंस्ट एन इफेक्ट। मतलब इफेक्ट क्यों घटा, उसके लिए वो कॉज को खोजता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड बिलीव्स इन ए फिक्स्ड एंड डिफाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यही कारण था जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का विरोध शुरू हुआ था कि ऐसा कैसे होगा, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनायर एंड टूल्स। क्वालिटेटिव रिसर्च इंप्लाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन एंडेड क्वेश्चंस। पिछले वाले में भी ओपन एंडेड क्वेश्चनायर की चर्चा हुई है। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली इंप्लाइज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। मतलब क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड, इसमें क्लोज्ड एंडेड। नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर्म। क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड वीडियो टेप्स, और बहुत सारे तरीके हैं। अब गए इंटरव्यू लिए, लिख लिया आपने। क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड ग्राफ्स। चूंकि इसमें क्वांटिफिकेशन करना ही करना है, तब ना स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगेगा। अब गांधी की विशेषता, विवेकानंद की विशेषता को कैसे आप क्वांटिफाई करेंगे? गोल, दोनों का गोल क्या है? Qualitative research is being used to understand the concept or phenomena in depth। अभी हमने वहाँ भी कहा डीप डाटा वगैरह। सो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो मेजर गोल है वो कंसेप्ट और फेनोमेना को बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट
हाइपोथेसिस टू थियोराइज एंड जनरलाइज, मतलब थ्योरी की संकल्पना है, डाटा कलेक्शन किया, हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और कह दिया कि ये ऐसा होगा। तो उसका पर्पस क्या है, गोल क्या है, हाइपोथेसिस टू थियोराइज एंड जनरलाइज। व्हेन टू यूज, qualitative research is being used to explore a new concept or phenomena or seeking the answer to why behind the behavior। एक तो अभी आपने देखा कि इफेक्ट घट गया तो कॉज खोज रहे हैं, और दूसरा इथनोग्राफिक वगैरह रिसर्च से लेके और भी कि फेनोमेना क्यों हुआ, तो उसकी डिटेल के बारे में, और जब इतनी इन डेप्थ स्टडी करनी हो तब इसका यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू वैलिडेट ए हाइपोथेसिस, मेजर ट्रेंड्स और जनरलाइज फाइंडिंग्स टू ए पॉपुलेशन। तो ये इसका पर्पस है। नेचर ऑफ अप्रोच, क्वालिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज ए सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव, और ये इसमें होगा ऑब्जेक्टिव, कौन, क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज सब्जेक्टिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिसर्च इम्प्लाइज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट होंगे उसमें। क्वालिटेटिव रिसर्च नीड्स ओनली ए फ्यू रेस्पोंडेंट्स, और इसमें तो सैम्पलिंग का साइज कहता है कि सैम्पलिंग मस्त, मतलब सैम्पलिंग यदि बड़ा होगा तो पॉपुलेशन का जब बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो इस आशय को ध्यान में रख के क्वांटिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्स मेनी रेस्पोंडेंट्स। ओवरऑल नेचर रिसर्च का, क्वालिटेटिव रिसर्च इज होलिस्टिक इन नेचर, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज पार्टिकुलरिस्टिक इन नेचर। नेचर में भी होलिस्टिक, ये पार्टिकुलरिस्टिक। नेचर ऑफ रीजनिंग, ये सब मिला हुआ है, मतलब बहुत सारी बातें हैं वहाँ हम लोग डिस्कस किया, उससे आप सोचेंगे तो ये निकल जाएगा। सो नेचर ऑफ रीजनिंग, इन क्वालिटेटिव रिसर्च रीजनिंग यूज टू सिंथेसाइज डाटा इज इंडक्टिव। इंडक्टिव आप समझते हैं, पर्टिकुलर 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 टू जनरल, क्योंकि वहाँ आपने कहा कि कोई थ्योरी लेके हम नहीं बढ़ते हैं, थियोराइज करते हैं रिसर्च करके, तो इंडक्टिव ही इस्तेमाल किया ना आपने। सो इन क्वालिटेटिव रिसर्च रीजनिंग यूज टू सिंथेसाइज डाटा इज इंडक्टिव, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रीजनिंग यूज टू सिंथेसाइज डाटा इज डिडक्टिव। डिडक्टिव कैसे, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस तो पहले ही बना लिया है, आपने तो थ्योरी की एक संकल्पना पहले ही कर ली है। पीछे के पार्ट में हमने कहा भी है कि एक थ्योरी है, उसको आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध होता है कि नहीं होता है, तो क्या करते हैं, पार्टिकुलर टू जनरल तो नहीं करते हैं ना, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है, ये इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, और ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। सो इन दिस वे ऑल दी 12 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करना था, बहुत टाइम भी लग गया इसको डिफरेंट पार्ट्स में करना, जस्टिफाइड भी नहीं था, क्योंकि हमको लगता है कि इसका स्पिरिट गड़बड़ हो जाता। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हैं जो कहते हैं कि आपका छोटा छोटा जो लेक्चर है ना, उससे इस कंसेप्ट पे जो एक बड़ा लेक्चर है दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल। ये सब ध्यान करके हमने इसको डिवाइड नहीं किया था, अदरवाइज डिवाइड करते थे 21-22 पार्ट में, अब इसमें फिर और थोड़ा कहते कुछ और ज़्यादा जुट जाता। तो सब मिला के मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो अनुभव है, उसके आधार पे हमने नहीं सोचा कि नहीं नहीं अलग अलग करने से अच्छा एक साथ ही करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में रिलेशनशिप तो है ही। यदि आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट का कहेंगे इसको तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमने पैरामीटर डिसाइड कर दिया तो ये जस्टिफाइड हो गया। सो इन दिस वे यात्रा शुरू करने कि इस दिन पे अभी हम थोड़ा सा एक लंबा पॉज लेंगे, क्योंकि बहुत ढंग से अपने को व्यवस्थित करना है, अभी किताबें भी जब तक हैं, और फिर और भी बहुत सारी प्लानिंग है, सारी चीज़ें, छुट्टी है उसमें कुछ करना भी है, गोदाम की तरह का घर हो गया है, कुछ इधर फेंका है, जारा ख़त्म हो रहा है, कुछ सामान है व्यवस्थित है, और फिर शरीर भी उतना हेक्टिक शेड्यूल टॉलरेट नहीं करता है। तो ये लेक्चर के साथ मेरी नई यात्रा शुरू हो गई है।
आप सब लोगों को धन्यवाद अपनी उम्मीद मेरे पीछे लगाने के लिए। वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे लिए, और आपने जो एक जगह मुझको दी है उसकी वजह से एक प्रेशर भी है कि हम जिस क्वालिटी की अपेक्षा आप हमसे करते हैं उसको मेंटेन करें। तो उस मेहनत के साथ बहुत सारा लेक्चर बहुत दिनों से रखा है, बहुत सारा आर्टिकल है, बुक्स की प्लानिंग है, इस सब पे काम करेंगे। लेकिन पहले अपने को तंदुरुस्त करना ज़रूरी है, नॉट ओनली इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सब ढंग से ठीक करना होगा। क्योंकि इधर हाल के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी में इतना काम हुआ है, ये इंटरव्यू करा दीजिए तो ये लिस्ट बन जाएगा, ये सब है, तो बहुत थकान हो गई है। इसलिए थोड़ा सा पॉज के बाद फिर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। सो वेल बिगनिंग हैज स्टार्टेड एंड let us see how long the journey goes. Thank you to one and all. Thank you.